हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे नर्स एंड डॉक्टर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 का सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टोटल 35 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसे आप देख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि पहले जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चंस ही होते थे और अभी टोटल आपके कितने हैं 176 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, 170 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हो सकता है आपको चीज़ें विजिबल ना हो, इसलिए हम इन सारे क्वेश्चंस को दूसरी स्लाइड से कवर करेंगे, दूसरी स्लाइड पर देखेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया था। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं किया है तो डेफिनेटली आप पहले प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना ज़रूरी होता है ना। यहाँ से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी समझ पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया है। हमारी सभी एस्पायरेंट्स से, सभी नर्स एंड डॉक्टर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जो भी आपके पास नॉलेज है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको अप्लाई करते हुए आप अपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, है ना। हमने कई बार आपको एलिमिनेटिंग मेथड्स के बारे में भी बताया है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप कितनी आसानी से एलिमिनेटिंग मेथड्स के थ्रू भी अपने करेक्ट आंसर तक जा सकते हो। एलिमिनेटिंग मेथड्स में कुछ नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद आपको सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है, और उसके बाद जो है जो इनकरेक्ट ऑप्शन होता है उसको एलिमिनेट करना होता है ना। जैसे सपोज करते हैं कि हमें पता है ये हमारा ग्रोथ हार्मोन है, तो हमें पता है ये हमारी इस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये भी हमें पता है इस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, या ये भी हमें पता है इस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो इस तरीके से भी हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। या फिर हम जानते हैं कि अच्छा ये तो यहाँ नहीं हो सकता, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। ये अच्छा यहाँ नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट करेंगे। अच्छा ये भी नहीं हो सकता है, इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए भी हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ आपकी बुक लैंग्वेज या आपके जो टीचर्स या हम जो पढ़ाते हैं उस लैंग्वेज में कभी नहीं आते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस को पहले तो ध्यान से पढ़कर उसे डिकोड करना होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। ये थोड़ा सा हम टाइम लेकर आपको चीज़ें बता रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपने क्वेश्चंस को ही गलत डिकोड कर लिया। कभी आपने एक्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया, है ना, कभी आपने नॉट पर ध्यान नहीं दिया, कभी आप क्वेश्चन में ये नहीं समझ पाए इनकरेक्ट बताना है या ट्रू बताना है ना, और कई सारे ऑप्शंस देकर आपको कंफ्यूज कर दिया, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से डिकोड करें, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, फिर आप जो गलत ऑप्शन है, जो रॉन्ग है, उसको आप एलिमिनेट करते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चीज़ों को नोट करेंगे, ठीक है। भले ही आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप नोट करेंगे, आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, बस आपको हवा में कुछ नहीं पढ़ना है ना। भले ही हम वीडियोस आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाते हैं,
है ना, हम आपके सामने आकर लाइव आकर नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बस आपने ओवरली देख लिया, चलो 2 4 6 क्वेश्चन कर लिया, हाँ ठीक है आता है हो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम आपके हर एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, हर एक स्टेप को देखते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें पता चल सके आप और किस टॉपिक पे और मेहनत करना चाहते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताना कि आज की क्लास में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट। ठीक है, जिससे कि आपको और कितना अच्छे से पढ़ना है ये सारी चीज़ें आप खुद समझ सकें। क्लियर? चलिए देखिए, बहुत समय नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ऑल द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट। अगर हम अच्छे से क्वेश्चन को डिकोड करें तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से सभी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं एक्सेप्ट वन। यानी कि आपको यहाँ पर ऐसे हार्मोन्स के बारे में बताना है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होता है। क्लियर? तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताइए, देखिए अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से एक स्टाक की हेल्प से पिट्यूटरी ग्लैंड सेल्ला टर्सिका नामक डिप्रेशन में हैंग रहती है या लटकी रहती है। जो सेल्ला टर्सिका डिप्रेशन है ये हमारी क्रेनियल बोन, स्फीनॉइड बोन, क्रेनियल बोन जो कि स्फीनॉइड बोन है उसका ये डिप्रेशन होता है जिसे हम सेल्ला टर्सिका कहते हैं। ठीक है, इस डिप्रेशन को हम सेल्ला टर्सिका कहते हैं और सेल्ला टर्सिका में हमारी पिट्यूटरी लटकी हुई रहती है। पिट्यूटरी में अगर हम फ्रंट की तरफ से देखेंगे दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह देते हैं या इसी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो पीछे की तरफ है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं या फिर इसी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसी को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कह देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो हमारी ये एंटीरियर पिट्यूटरी है इससे 7 टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो कि 7 टाइप्स के हैं, 7 हार्मोन है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिक हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन दोनों को मिलाकर हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कह देते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और लास्ट क्या है 7 नंबर, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, ये 7 टाइप्स के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। नाउ अगर बात करें हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या इसी को हम और क्या कह देते हैं, वैसोप्रेसिन, इसी को और हम वैसोप्रेसिन कह देते हैं। क्लियर? तो अब आप यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। देखेंगे ग्रोथ हार्मोन, तो ये था आपने भी देखा। उसके बाद ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन की कहीं बात नहीं हुई, क्योंकि ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है तो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है यहाँ से जितने रिलीजिंग हार्मोन है ये रिलीज होते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि वो हार्मोन को रिलीज़ करें। ठीक है, हार्मोन को सिक्रीट करें। तो अगर ग्रोथ जब
ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, तब हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगी। क्लियर? तब ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। इसके अलावा हमने देखा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सभी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लाइकोलेटेड, प्लीज करेक्ट दिस, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन। ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट में हम ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। तो हम कितने टाइम के बाद, इसमें जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कितने डेज के बीच का होता है, या कितने डेज के बाद हम ये ग्लूकोज लेवल के टेस्ट को बताता है, ग्लूकोज लेवल को बताता है ये टेस्ट। ओवर 2 डेज, ओवर 14 डेज, ओवर 30 डेज, या फिर ओवर 19 डेज। अच्छा, अगर हम ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ग्लूकोज के साथ बाइंड कर लेता है। जब ये हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ बॉन्डिंग बना लेता है तो इसी को हम ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इसके लिए हम ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, जो कि लगभग 2 से 3 महीने के बीच का जो है बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल बताता है। ठीक है, 2 से 3 मंथ्स के बीच का ग्लूकोज लेवल को ये बताता है। तो यहाँ पर आपसे डेज में पूछा गया है, तो ये डेज में हमारा कितना हो जाएगा? 60 to 19 डेज, है ना, ओवर 60 to 90 डेज। अब आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवर जो है 19 डेज के बाद। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। हाउ डू यू नो दैट इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज फंक्शनिंग? आप कैसे जानते हैं कि जो आपने इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इंसर्ट की है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है? कैसे समझेंगे? अगर कॉन्टीन्यूअस बबलिंग इन वाटर सील बॉटल, या फिर कॉन्टीन्यूअस बबलिंग फ्रॉम सक्शन ट्यूब, या फिर ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज ट्यूब बॉटल, ठीक है, ड्रेनेज बॉटल, या फिर नो बबलिंग इन द ड्रेनेज बॉटल। तो इसके लिए आप क्या ध्यान देंगे? ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है, वाटर कॉलम में ऑसिलेशन हो रहा है किसका? ड्रेनेज बॉटल में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन साइकियाट्रिक मेडिसिन इज सैड टू बी। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। साइकियाट्रिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट में क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सब्जेक्टिव फीलिंग को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसके बारे में जो सब्जेक्टिव फीलिंग है इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यूज़, मॉरलिटी, रिलीजन, या फिर बायोइथिक्स, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉरलिटी। जो मॉरलिटी है ये व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक भावनाओं के बारे में बताता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्स हैज़ टू अप्लाई इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, व्हिच एरिया ऑफ आई इज
supposed place it। सो क्वेश्चन नॉर्मली क्या पूछ रहा है, अगर न्यू बॉर्न बेबी को एरिथ्रोमाइसिन ओर्नामेंट लगाना होता है तो उसे आई के किस पार्ट पर प्लेस करेंगे, है ना, आई के किस पार्ट पर रखना चाहिए। ऑन द कॉर्निया, अंडर द आईलिड, लोअर कंजक्टिवा या फिर अपर कंजक्टिवा, या फिर अपर कंजक्टिवा, बताइए। तो अगर हम बात करें एरिथ्रोमाइसिन तो इसे आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस होने पर लगाते हैं, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस होने पर इसे लगाते हैं। और जो एरिथ्रोमाइसिन ऑर्नामेंट है ये एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक्स है, इसे हम किसी बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्शंस को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब आप बताएंगे इसको हम जब न्यूबॉर्न बेबी की आई पर अप्लाई करेंगे तो आई के किस पार्ट पर अप्लाई करेंगे, अंडर द आईलिड, है ना, और ये लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर इसकी लगाते हैं जो आईलिड है उसके अंदर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडर द आईलिड, अंडर द आईलिड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लूइड ओवरलोड इन अ पेशेंट में कॉज, किसी भी पेशेंट में अगर एक्सेस फ्लूइड होने के क्या रीज़न हो सकते हैं, है ना, किसी पेशेंट में एक्सेस फ्लूइड होने के क्या रीजन्स हो सकते हैं। एंजियो एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा या फिर सेरिब्रल एडिमा, बताइए, आप आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पल्मोनरी एडिमा की बात करें तो पल्मोनरी एडिमा एक कंडीशन है जो कि पल्मोनरी वेसल्स, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स से जो लंग की इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियम और एल्वोलाई, है ना, और जो ये एल्वोलाई थी यहाँ से जो है एक्सेस फ्लूइड बाहर निकलकर प्लूरल स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड ओवरलोड। तो ये क्या करता है, जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो हम इसी को पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा के कारण जो है बॉडी में जो फ्लूइड है ये एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट होने लगता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, सिंपली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में सभी करेक्ट हैं एक्सेप्ट 1। देखिए ये क्वेश्चन जब आप 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे वहाँ भी आपको देखने को मिला था। तो जनरली वहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, पेप्टिक अल्सर इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है ना, पेप्टिक अल्सर या पाइलोरिक अल्सर जो है इनमें से कौन कॉज करता है। तो वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में बताया था, तो याद होगा आई होप आपको। तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं सभी क्लासेस के आप एक बार ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और इन सारी वीडियोस की हमने एक अच्छे से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाएंगे देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे और जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं सभी को आप सॉल्व कर लेंगे। सारी वीडियोस के क्वेश्चन अच्छे से एक बार ज़रूर लगाएंगे आप। ये हमारी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप किसी भी छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से या एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से
आपका कोई सिलेक्शन ना हो पाए, है ना, आपका सिलेक्शन रुकने ना पाए। इसलिए आप सारी की सारी क्लासेस को अच्छे से सॉल्व करें। क्लियर। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की। तो हमने आपको बताया था जो हेलिकोपाइलोरिक बैक्टीरिया है ना, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। पहले हम इसके बारे में देख लेंगे क्या है, फिर यहाँ से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये स्पाइरल शेप्ड होता है और सबसे पहले ये हमारी जीआई ट्रैक को, है ना, जीआई ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, यानी कि जीआई ट्रैक में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारे स्टमक की ओर और डिओडेनम तक पहुंच जाता है। वहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारा जीआई ट्रैक्ट है, जे शेप्ड हमारा स्टमक है और ये सी शेप्ड हमारी डिओडेनम है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या है, सी शेप्ड डिओडेनम। तो ये हमारी डिओडेनम हो गई और ये हमारा क्या है, स्टमक हो गया, है ना, ये स्टमक हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, है ना। ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, यहाँ आकर जो स्टमक की जो कार्डियक की जो मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उन्हें ये डिजनरेट करने लगते हैं और यहाँ पर कई तरीके का ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जिससे फिर कि वहाँ की मसल्स को इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं और यहाँ पर लीजन्स हो जाते हैं, घाव वगैरह बन जाते हैं और ये अल्सर को कॉज करते हैं। तो आपको पेप्टिक रीजन में भी अल्सर देखने को मिल सकता है और डिओडेनम में भी अल्सर देखने को मिल सकता है, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्लियर। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। हाँ, तो जो अभी हमने बताया, ये जो है यूरियस एंजाइम को यहाँ पर डिपॉजिट करने लगता है। क्या करता है, यूरियस एंजाइम को, जिससे कि हमारे जो स्टमक के फंक्शंस हैं ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रॉपरली इसका जो पीएच है वो मेंटेन नहीं रह पाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पेप्टिक एंजाइम्स वगैरह हैं ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो पहला ही हमारा गलत हो गया क्योंकि ये कैसा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। इज इरेडिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी, प्रोड्यूसेस यूरियस एंजाइम और कॉजेस माल्टोमा ट्यूमर, है ना, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सो यहाँ पर आपके ये तीनों ऑप्शंस क्या हुए, करेक्ट हो गए। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एक्सेप्ट, है ना, इनमें से कौन सा जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का फीचर नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय अ पेशेंट विथ बैकएक शुड अलर्ट द नर्स, है ना, शुड अलर्ट द नर्स। किसी पेशेंट को बैक पेन हो रहा है ना, बैक पेन से परेशान है, तो पेशेंट को निम्नलिखित में से कौन से कथन से नर्स को अलर्ट रहना चाहिए, है ना। इनमें से क्या हो सकता है, पेन ऑन मूवमेंट, पेन रेडिएटिंग द लेग, पेरिनियल एनेस्थीसिया या फिर पेन सेंसेशन लॉस्ट इन फिट। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरिनियल एनेस्थीसिया। पेरिनियल एनेस्थीसिया में क्या होता है, बटक एरिया या फिर पेरीएनल स्पेस, बटक एरिया या फिर पेरीएनल स्पेस, ठीक है, और थाई में, ठीक है, और जो थाई रीजन इसमें है या फीट में।
सेंसेशन का लॉस हो जाता है। और ये सारे सिम्टम्स जनरली हमें कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? पेरिनियल एनेस्थीसिया के कारण हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पर्पस ऑफ लिम्फ नोड्स इज टू ट्रैप। लिम्फ नोड इनमें से किसको ट्रैप करने के लिए होते हैं? एंटीजन्स को, माइक्रोफेजेस को, हार्मोन्स को, या फिर रेड ब्लड सेल्स को? बताइए। अगर हम लिम्फ नोड की बात करें तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ना। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी होल बॉडी में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। हमारी होल बॉडी में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्प्रेड होता है। जो लिम्फ नोड हैं ये बीन शेप्ड के या फिर ओवल शेप्ड के होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो अगर कोई भी इन्फेक्शंस हुआ है, यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन्स वगैरह आया है, तो उसको ये ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एंटीजन्स। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइटोकाइंस आर केमिकल मैसेंजर्स व्हिच। जो साइटोकाइंस है ये एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रमोट इन्फ्लामेशन, कॉज सीवियर पेन, या फिर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो अगर हम साइटोकाइंस की बात करें तो जहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, जैसे कोई टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उस इन्फ्लामेटरी एरिया में साइटोकाइनिन्स जो है रिलीज़ होने लगते हैं। जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं वो खुद ही से रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसके साथ मिलकर क्या करता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या जिस भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शंस हुआ है, वहाँ पर इन्फ्लामेशंस हुआ है, उन सभी ऑर्गेनिज्म को किल करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम के साथ प्रॉपरली फंक्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक क्या है? ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करता है। अब मैसेंजर है तो ये जब यहाँ सिक्रीट होंगे तो इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिवेट होगा, और फिर इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो सभी फाइगोसाइटोसिस और माइक्रोफेजेस ये सेल्स आएंगी और उस ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके किल करवाने में ये हेल्प करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, द थाइमस रिलेटेड टी सेल्स, है ना। टी सेल्स में जो टी टर्म है वो थाइमस से रिलेटेड है। तो टी सेल्स क्या करती हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, प्रोड्यूस एनके सेल्स, रिकॉग्नाइज बी सेल्स, या फिर रिकॉग्नाइज बॉडीज वॉर्न सेल्स, बॉडी वॉर्न सेल्स। बताइए। सो आप सभी को पता है टी सेल्स और बी सेल्स ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, है ना। उसके बाद जो टी सेल्स हैं ये माइग्रेट होकर हमारी थाइमस ग्लैंड में आ जाती हैं। थाइमस एक स्मॉल लिम्फेटिक ग्लैंड है जहाँ पर टी सेल्स की मैच्योरेशन फेज होती है ना। टी सेल मैच्योर होती हैं और साथ साथ यहीं पर इनकी ट्रेनिंग होती है ना। ट्रेनिंग या यहीं पर इनकी स्कूलिंग होती है कि इनको इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर कैसे प्रॉपरली फंक्शन करना है। ठीक है, तो ये हमारी जो टी सेल्स हैं ये क्या करती हैं? रिकॉग्नाइज बॉडीज़ वॉर्न सेल्स। ये जो बॉडीज़ की डिफेक्टिव सेल्स होती हैं, ओन सेल्स, उनको ये रिकॉग्नाइज करती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये अपनी बॉडी की सेल्स को रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये अपनी बॉडी की खुद की सेल्स है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन्स वगैरह आए हैं जिनको किल करवाना है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ नर्स केयरिंग अ पेशेंट ऑन पैंक्रियाटिक इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड असेस देम फॉर।
पैंक्रियाटिक इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाने वाले पेशेंट में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। किसी भी पेशेंट में जो उसका पैंक्रियास है ना, वो पैंक्रियास में उसके जो इंजाइम्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो पैंक्रियाटिक इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू हम वहाँ पर इंजाइम्स को, जो पैंक्रियाटिक इंजाइम्स हैं उन्हें वहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है ना। तो इंजाइम्स हैं उनको हम वहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, वेट गेन, हाइपरटेंशन, एरिथमियस या फिर जीआईटी इरिटेशन। बताइए, जीआई ट्रैक का इरिटेशन। तो अगर जो पैंक्रियास की बात करें हम, है ना, तो ये हमारी जीआई ट्रैक्ट हो गई, ये हमारा स्टमक हो गया, और ये सी शेप्ड हमारी डिओडनम है। डिओडनम जो सी शेप्ड ये डिओडनम है, जो ये कर्व्ड पार्ट है, यहीं पर एक लीफ लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। और हम सभी जानते हैं जो हमारा पैंक्रियास है ये एक मिक्स्ड ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है ना। इसका जो टेल पार्ट होता है ये इंडोक्राइन की तरह है, और जो इसका इंटीरियर पार्ट है, जो इसका एंटीरियर पार्ट है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैंक्रियाटिक इंजाइम्स हैं जैसे काइमोट्रिप्सिन वगैरह, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो हम पैंक्रियाटिक इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू यहाँ पर इंजाइम्स को रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो उस दौरान हमें पेशेंट में उसके वेट गेन का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, H2 ब्लॉकर ऑफ चॉइस इन लीवर डिजीज इज। लीवर इंजरी या लीवर डिजीज में H2 ब्लॉकर क्या है, साइमेटिडीन, रैनिटाइडीन, फेमोटाइडीन या फिर न्यूमोकोकस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनकरेक्ट टाइप है, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर आपका निज़ेटाइडीन दिया था, ठीक है, हमने देखा था आपके क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर निज़ेटाइडीन दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट होगा। जो निज़ेटाइडीन है ये एक हिस्टामाइन टाइप 2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है। दैट मीन्स जो हिस्टामाइन टाइप 2 रिसेप्टर होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। कौन, निज़ेटिडीन, ठीक है, निज़ेटिडीन उनको ये ब्लॉक कर देता है। क्लियर। निज़ेटिडीन को जो है एसिड पेप्टिक डिजीज़ और हार्ट बर्न डिजीज़ में इसको दिया जाता है। सो ताकि वहाँ पर जो ये हिस्टामिन है, जब भी कहीं पर कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया साइटोकाइंस वहाँ का रिलीज़ होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर स्वेलिंग और रेडनेस के लिए वहाँ पर इसको इंडिकेशन के लिए ये हिस्टामिन जो है आकर रिलीज़ होते हैं, जो कि ये बी सेल से रिलीज़ होते हैं, ठीक है, कहाँ से, बी सेल से। तो इसके टाइप 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए निज़ेटिडीन मेडिसिन को दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, निज़ेटिडीन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल। हमारी जो कार्डियक मसल है ये स्केलेटल मसल से किस तरीके से डिफर है ना, किस तरीके से भिन्न है। इट कॉन्टेन्स एक्टिन एंड मायोसिन, इट हैज़ ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, इट नीड्स कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन फॉर, इट थ्रिव्स विदाउट ऑक्सीजन। तो सिंपली आपको बताना है कि ऐसा क्या कार्डियक मसल के पास होता है जो कि स्केलेटल मसल के पास नहीं होता है। तो अगर हम मसल की बात करें
अगर हम मसल की बात करें तो हमारे पास फंक्शन की बेसिस पर, फंक्शन या स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर 3 तरीके की मसल है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होती हैं, ठीक है, और इनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रेप्ड मसल्स कहते हैं। और पेरीफेरी पर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो स्केलेटल मसल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो ये इसके क्या है, जनरल फीचर है। और ये हमारी विल पावर के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए हम इनको वॉलंटरी मसल कह देते हैं। नाउ स्मूथ मसल की बात करें तो ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं और इनमें केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन्हें यूनी न्यूक्लिएटेड कह देते हैं। यहाँ पर लाइट और डार्क जो बैंड हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसे अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, ठीक है, अनस्ट्रिप्ड यूनी न्यूक्लिएटेड। और स्मूथ मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन्स की मसल्स होती हैं, जैसे स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, ये सभी। तो ये सारी मसल्स हमारे विल पावर में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो इन्हें हम इनवॉलंटरी मसल कह देते हैं, राइट। नाउ अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, तो ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो कि ये ब्रांच्ड होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी? ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल होती है। इसके ब्रांचिंग पॉइंट पर यहाँ पर एक डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसे हम इंटरकैलेटिक डिस्क कहते हैं। और इसके साथ साथ ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से स्केलेटल मसल्स में लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, वैसे यहाँ भी कार्डियक मसल्स में भी डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कंडक्टिविटी होती है, इसलिए ये भी हमारे विल पावर में नहीं होती है, तो इस मसल को भी हम इनवॉलंटरी कह देते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, जो कार्डियक मसल है ये फंक्शनली कैसी है? फंक्शनली ये स्ट्रेट मसल्स होती है, क्योंकि यहाँ पर लाइट और डार्क अल्टरनेट बैंड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फंक्शनली बात करें तो ये इनवॉलंटरी होती है। क्लियर? इसके साथ साथ सभी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें कंडक्टिविटी होती है, इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप आंसर में देखेंगे क्या करेक्ट हो जाएगा, इट हैज़ ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी, जो कि स्केलेटल मसल के पास नहीं होती है ना। तो कार्डियक मसल के पास ये होता है, सो ये करेक्ट हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, राइट। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है जिन्हें फटाफट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स एक्सप्लेन्स टू द मदर ऑफ नियोनेट डायग्नोस्ड विथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस दैट द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। देखिए, आप किसी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से पीड़ित या ग्रसित फीटस को निगरानी कर रही हैं, है ना। तो ऐसे में उनकी मदर को आप क्या कंसल्ट करती हैं कि बेबी का जो है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, इसमें इसके ब्लड को एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज टू। इसके किस ऑर्गन्स या किस बॉडी पार्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा आवश्यक है, बताइए। लीवर, लंग्स, किडनीज या फिर ब्रेन। तो नॉर्मली देखिए, जो हीमोलाइटिक डिजीज़ है, हीमोलाइटिक डिजीज़ है, जिसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है, और ऐसा तब होता है जब मदर और बेबी ब्लड टाइप में इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है। जो मदर का ब्लड टाइप है, ठीक है, और जो बेबी का ब्लड टाइप है, इसमें जब ये मैच नहीं कर पाता है, इसमें जब इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है, तो इसी से
क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाता है, या हम इसी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। तो ऐसे में हमें ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है ना, ब्लड जो है वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ताकि जो फेटालिस, जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है, जो फीटस है, ठीक है, उसका ब्रेन डैमेज ना हो, उसका ब्रेन डैमेज ना हो। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, फिजिशियन वांट्स सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, नर्स हैज़ टू नो which vein he should make use of। सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए किस वेन को यूज़ करेंगे, बताइए, इनमें से किस वेन को यूज़ करेंगे सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए? रेडियल वेन को, फेमोरल वेन, बैसिलिक वेन या फिर सिफेलिक वेन, बताइए। तो सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए कई तरीके की हम वेन्स को यूज़ करते हैं, जैसे आप प्लीज़ नोट कर लेंगे, जैसे शोल्डर की वेन जो है सब क्लेवियन वेन, कौन सी, सब क्लेवियन वेन, और नेक में जो जुगुलर वेन होती है, ठीक है, जुगुलर वेन, और ग्रोइन की फेमोरल वेन, ठीक है, हमारे ग्रोइन की जो फेमोरल वेन है, इनमें हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है, फेमोरल वेन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेमोरल वेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25-year-old lactating woman presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organism cause this acute breast problem? कोई 25-year-old लेडी है ना, जो क्या है, लैक्टेटिंग पीरियड से गुजर रही है, यानी कि अपने न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, और उसे क्या प्रॉब्लम है, उसे फीवर आ रहा है ना, और काफ़ी समय से उसके ब्रेस्ट में पेन भी हो रहा है, इसके साथ साथ उसके ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ गई है। तो ऐसी समस्याएं उस पेशेंट को इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शंस के कारण हुई हैं, ये आपको बताना है, बताइए। सो अगर यहाँ पर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस की, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस या फिर एंटेरोकोकस या फिर न्यूमोकोकस, तो जो मेमोरी टिश्यूज़ होते हैं इनको जनरली स्टाइफिलोकोकस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, और ये मस्टाइटिस डिजीज़ को कॉज करता है, मस्टाइटिस डिजीज़ को कॉज करता है। मस्टाइटिस क्या है, यह एक मेमोरी टिश्यू का इन्फ्लामेशन है, जो मेमोरी टिश्यू हैं, जो हमारे ब्रेस्ट के टिश्यू हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है, जिससे उनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है और ब्रेस्ट में पेन होने लगता है। इसी के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे फीवर फील होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में जो ब्रेस्ट है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इन सारे जो सिम्टम्स हैं इनको कौन कॉज कराता है, स्टैफिलोकोकस। स्टैफिलोकोकस एक बैक्टीरिया का क्लास है ना, स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया है। और अगर हम इसके शेप की बात करें, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया है इसका शेप कैसा होता है, तो ये जो है ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, और इनके ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक, याद रखना, अंगूर के गुच्छे के जैसे ये दिखाई देते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स।
क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स caring for a patient with breast mass may have to know that all the following facts are true regarding fibroadenoma of breast except। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइब्रोएडिनोमा के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है ना, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो अगर हम बात करें फाइब्रोएडिनोमा की, तो ये स्तन में गांठ या सिस्ट का बनना है, जो ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा सपोज करिए ब्रेस्ट है, तो यहाँ पर मिल्क से भरी हुई कुछ इस तरीके से सिस्ट बन जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। और ये जनरली कैंसर को कॉज नहीं करती हैं, ठीक है, ये नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन इनमें ये सिस्ट बन जाती हैं, इनमें मिल्क इनमें भर जाता है, ठीक है। तो इसे और हम क्या कह देते हैं, ग्लैक्टोसील कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्लैक्टोसील। क्लियर। तो ये क्या करती है, इसे हम ट्यूमर हो जाता है या इसी को हम फाइब्रोएडिनोमा कह देते हैं। लेकिन यह जो है इनमें से अगर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, रबरी नॉन टेंडरन मास मूव्स फ्रीली इनसाइड ब्रेस्ट, अकर्स इन पोस्ट मेनोपॉज वुमेन, नो ट्रीटमेंट, या एक्सीजन बायोप्सी इज यूजुअली डन। बताइए। तो अभी हमने बताया ये नॉन कैंसरस सिस्ट बन जाती हैं, जिनमें मिल्क भर जाता है, जो इसे हम गैलेक्टोसील कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि जिनका मेनोपॉज हो गया है ना, अकर्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ये ज़रूरी नहीं कि इन ऐसी ही वुमेन्स में हो, इसका कोई ये स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है। और ये डिजीज़ नॉर्मली 15 to 35 ईयर्स ओल्ड वुमेन्स में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारे ऑप्शंस फाइब्रोएडिनोमा के रिगार्डिंग करेक्ट है। रबरी नॉन टेंडरस मॉस है ना, ये कैसे मॉस होता है, नॉन टेंडर होता है। और मूव्स फ्रीली इनसाइड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर ये फ्रीली, ये जो सिस्ट थी ये फ्रीली मूव कर सकती हैं। और नो ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई स्पेशली या फिर कोई बायोप्सी वगैरह नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स हैज़ टू काउंसिल a pregnant lady regarding puerperium. She has to suggest the patient the normal duration of puerperium. Which one of the following is normal duration of puerperium? ठीक है, puerperium। तो आपको जनरली क्या बताना है, प्यूपेरियम की सामान्य अवधि क्या होती है, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स या फिर 8 वीक्स। तो हम प्यूपेरियम पीरियड किसे कहते हैं, जब नॉर्मली चाइल्ड बर्थ के बाद, ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड बर्थ टू नॉर्मल स्टेट लाइक टू बिफोर प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसी से पहले आपकी नॉर्मल स्टेज थी, है ना, फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी नॉर्मल थी, वैसे ही आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो आपकी नॉर्मल स्टेज आ जाएगी, उसी के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम प्यूपेरियम कहते हैं। और ऐसा लगभग 6 वीक्स का समय लग जाता है ना। चाइल्ड बर्थ के आफ्टर लेडी को अपने नॉर्मल स्टेज में आने में लगभग 6 वीक्स लग जाते हैं। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। अच्छा, इनमें से सभी ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एक्सेप्ट 1, एबॉर्शन, पोस्ट मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट या फिर कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन।
कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट मैच्योरिटी। ये यहाँ पर नहीं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्यूरिंग ट्विन प्रेगनेंसी, लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान एबॉर्शन के होने के चांसेस हैं, है ना। जो न्यूबॉर्न बेबीज होंगे या जो फीटस है उनका जो है बर्थ वेट है वो लो हो सकता है और इन्हें कॉन्जेनाइटल माल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकती है। सो यहाँ पर करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्री रीनल फेलियर अकर्स इन हार्ट फेलियर, नेफ्रोलाइथेसिस, टॉक्सिक नेफ्रोपैथी या फिर ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। किसके कारण प्री रीनल फेलियर हो सकता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर हार्ट फेलियर हो गया है तो ब्लड प्रॉपरली जो है सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, लंग्स में जाकर फिल्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए प्री रीनल फेलियर हो सकता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कंसल्टेड इन विच पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास। पैंक्रियास के किस पोर्शन में आइलेट्स ऑफ हैंगर, थोड़ा सा फास्ट की वजह से बाय मिस्टेक गलती हुई। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स पैंक्रियास के किस रीजन में प्रेजेंट होती हैं, हेड, बॉडी, टेल या फिर अनसीनेट प्रोसेस। देखिए जनरली हम फटाक से डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमारी डिओडनम है, डिओडनम में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से अटैच होती है जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो कि हार्मोन के साथ साथ और इंजाइम के साथ साथ हार्मोन को भी सिक्रीट करती है। तो यहाँ पर दो तरीके की सेल्स होती हैं, दैट इज़ एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और इसके साथ साथ इंडोक्राइन जिनकी तरह भी काम करती है। जो एक्सोक्राइन में सेल्स होती हैं उन्हें हम एसिनाई सेल्स कहते हैं और ये जो एसिनाई सेल्स होती हैं यही पैंक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। जो इंडोक्राइन होती है इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। तो ये पैंक्रियास का, ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो ये पैंक्रियास है, तो पैंक्रियास का ये हमारा हेड रीजन होता है, ये हेड रीजन, ये इसका बॉडी है और ये इसका टेल है, ठीक है। तो इसके टेल में यहाँ पर बहुत सारी जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। तो इनमें तीन तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स हैं इनमें तीन तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है, एंड डेल्टा सेल्स। नाउ जो अल्फा सेल्स हैं ये ग्लूकेगॉन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन हार्मोन को, और जो डेल्टा सेल्स हैं ये सोमेस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है, जो इंसुलिन है ये हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है, यानी कि ब्लड में घटे हुए ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, और ये आपका सोमेस्टेटिन हार्मोन। क्लियर। सो नॉर्मली यहाँ से आपसे पूछा था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं ये पैंक्रियास के किस पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं, तो ये टेल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बात और आप याद रखेंगे, जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है ना, जिसमें हमारी आइलेट्स ऑफ हैंगर सेल्स प्रेजेंट है, ये टोटल पैंक्रियास का केवल 1% पार्ट ही होता है, ठीक है, केवल 1%। और 99% जो है पैंक्रियास का जो 99% पार्ट है वो एक्सोक्राइन है और वो
डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पैंक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में हमने देखा था कि वहाँ पर आपसे ये परसेंटेज पूछा गया था कि जो हमारा पैंक्रियास, इसमें जो इंडोक्राइन पार्ट है वो कितने परसेंट इसको ऑक्यूपाई करता है हमारे पैंक्रियास को। क्लियर? तो आप सभी लोग इस बात को याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रेन एक्सेस। नॉर्मली ये हमने क्वेश्चन पहले भी आपको बताया था, है ना, बस क्वेश्चन को जस्ट घुमाकर पूछा गया है। इस बार आपसे चिल्ड्रन में पूछा गया था, है ना। तो देखिए इस क्लास में आपने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। अगर आप पीछे की सभी क्लासेस करेंगे तो आप भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं स्टाफ नर्स के, उनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके इस वाले पेपर में रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस अगर आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और इस चीज़ को आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। नाउ जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अभी हमने आपको एंटीरियर पिट्यूटरी बताया। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, है ना, थायराइड हार्मोन को रिलीज करेगा। और कई सारे हार्मोन्स मिलकर ग्रोथ हार्मोन्स को कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो हमने बताया था कि अगर ग्रोथ हार्मोन की चिल्ड्रन में एक्सेस हो जाए तो इस एबनॉर्मलिटीज़ को हम गिगैंटिज्म कहते हैं, गिगैंटिज्म कहते हैं। और अगर ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट में, अगर एडल्ट में एक्सेस सिक्रीशन होने लगे तो इसे हम एक्रोमेगेली कहते हैं, एक्रोमेगेली, राइट। तो यहाँ पर आपसे चिल्ड्रन में पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गिगैंटिज्म। क्या कहेंगे? गिगैंटिज्म। देखो हाइपर पूछा गया यानी कि ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है चिल्ड्रन में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ एक्वायरिंग HIV इन्फेक्शन इन वुमेन एक्सेप्ट। तो जनरली यहाँ से आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फैक्टर HIV इन्फेक्शंस को प्रमोट नहीं करता है या HIV इन्फेक्शंस को इंक्रीज नहीं करता है ना, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है। तो देखेंगे, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनास वेजेनेलिस इन्फेक्शन। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस इन्फेक्शंस की, तो ये एक ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस प्रोटोजोवंस है। क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस एक प्रोटोजोवंस है। क्या है ये? प्रोटोजोवंस है जो कि यूरोजेनाइटल सिस्टम को इफेक्ट करता है, यूरोजेनाइटल सिस्टम को इफेक्ट करता है और ये मेल फीमेल दोनों को ही इफेक्ट करता है। ये एक एनरोबिक प्रोटोजोन्स है, एनरोबिक और फ्लैजिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि HIV इन्फेक्शंस को कॉज नहीं करता है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस ट्राइकोमोनियसिस को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्स कैरिंग इज हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विथ हार्ट डिजीज मस्ट नो which one of the following valvular lesions cause death during labor। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। हार्ट डिजीज से ग्रसित हाई रिस्क वाली प्रेग्नेंट लेडी की आप देखभाल कर रही हैं, है ना। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा वल्व्यूलर लीजन्स, है ना, वल्व्यूलर लीजन्स लेबर के दौरान, है ना, प्रसव के दौरान
डेथ कॉज कर सकता है। बताइए कौन सा कौन सा वाल्व्यूलर लीजन्स। तो वाल्व्यूलर लीजन्स की अगर हम बात करें तो देखिए आयोर्टिक स्टेनोसिस, आयोर्टिक मिट्रल स्टेनोसिस या फिर मिट्रल रेगोर्गिटेशंस या फिर मिट्रल रेगर्जिटेशंस। बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मिट्रल वॉल्व होते हैं, सपोज करिए ये हमारा हार्ट है ना, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो इसको बैक फ्लो ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होता है, इस वॉल को हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। और राइट ऑरिकल से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आता है, तो ये इसका बैक फ्लो ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम मिट्रल वॉल कहते हैं। मिट्रल वॉल्व या फिर इसी को और क्या कह देते हैं, बाइकस्पिड वॉल। क्लियर, आप अच्छे से लिख लेंगे तो इसे हम बाइकस्पिड वॉल कह देते हैं। अगर वाल्व्यूलर लीजन्स हो गए हैं तो उस समय क्या होता है, जो मिट्रल वॉल्व है, ठीक है, जो मिट्रल वॉल्व है या जो बाइकस्पिड वॉल है, ये काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है। ठीक है। अब ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा और ये वॉल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे नैरो हो जाता है। नैरो हो जाते हैं जिससे क्या होता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बजाय, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बजाय जो है कहाँ जाने लगता है, लेफ्ट एट्रियम में वापस जाने लगता है। नाउ एक बात फिर से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब मिट्रल वॉल, ठीक है, जब मिट्रल वॉल बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ का जो ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। ठीक है। और राइट जो हमारा एट्रियम है, जो हमारा ये राइट एट्रियम है, इसमें इतना ज़्यादा ब्लड होगा कि जो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड इसमें नहीं जा पाएगा। ठीक है। और जब यहाँ भी ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड से फुलफिल होगा तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो, जब ये वाला फुलफिल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो फिर जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट जो ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के बजाय ये कहाँ जाने लगता है, लेफ्ट एट्रियम में वापस होने लगता है। अब यहाँ पर ये ब्लड वापस होने लगेगा। ठीक है। तो इसी को हम मिट्रल स्टेनोसिस कह देते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम मिट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके। आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो ट्राइकस्पिड वॉल है, ये ट्राइकस्पिड वॉल तो एज इट इज़ रहता है, लेकिन जो आपका ये मिट्रल वॉल है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये नैरो हो जाता है। तो फिर ये ब्लड यहाँ पर जो हमारे सिस्टमिक आयोर्टा है, इस सिस्टमिक आयोर्टा में ब्लड फिर हमारी बॉडी में नहीं जा पाता है, लेकिन इधर से जो हमारी इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है, जो ब्लड लेकर आ रही हैं, वो प्रॉपरली ब्लड लेकर आएंगी, है ना। तो फिर ये आगे पास आउट नहीं होगा, तो फिर ये इधर से बैक होने लगेगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको पता है कॉर्डी टेंडनी जो मसल्स होती हैं, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को प्रिवेंट करके रखती हैं, उसको इस तरीके से खींच कर रखती हैं कि जो ट्राइकस्पिड वॉल हैं ये बैक की तरफ ओपन ना हो, तो फिर ये भी फेल हो जाते हैं। ठीक है। जो ये कॉर्डी टेंडनी
मसल्स होती हैं ये डिजनरेट हो जाती हैं मिट्रल स्टोनेसिस के दौरान। ये भी गॉड जो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल है इनको होल्ड नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मिट्रल स्टोनोसिस। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस किए, यानी कि हम लोगों ने 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। और आप अब क्या करिए, पार्ट 1 से उठाइए, है ना। 2030 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पार्ट 1 से उठाइए, और जो इसके 4 पार्ट्स में करवाया है इन 4 पार्ट्स के एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।